नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी में। दरअसल एक फ़िल्म आई है और फ़िल्म जो आई है वो वाक़ई काबिले तारीफ़ है और उसका एक गाना है, उस गाने का केवल मार्शमैलो मुझे समझ में आया, बाकी वो ब बाकी का मुझे समझ नहीं आ रहा है। ख़ैर वो मार्शमैलो को छोड़कर बाकी क्या है, कैसे गाया है, किसने गाया है, लेकिन उसका फ़िल्मांकन बहुत बेहतर है और अक्षय खन्ना किस तरीके से उस पर नेचुरल डांस करते हैं और वो कैसे सोशल मीडिया पर वायरल होता है और कैसे सोशल मीडिया उस फ़िल्म को लेकर हाइप क्रिएट करती है। और जब लोग जाते हैं तो उनको पता चलता है कि साहब ये 3 साढ़े 3 घंटे के ऊपर की फ़िल्म है। और आज के नेटफ्लिक्स और ये जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स में आप 8 घंटे बैठकर देखते हैं और आपको पकाऊ लगता है, लेकिन साढ़े 3 घंटे की फ़िल्म आपको पकाऊ नहीं लग रही, उबाऊ नहीं लग रहा है और पता नहीं चल रहा है कि स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, स्टोरी कैसे खत्म हो गई और आप बोर भी नहीं होते। मैं बात कर रहा हूँ आदित्य धर के धुरंधर की। धुरंधर बहुत बेहतर फ़िल्म है, बढ़िया फ़िल्म है और जिन्होंने नहीं देखी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जाकर देखिए। लेकिन धुरंधर फ़िल्म आने के बाद और वो कड़वी सच्चाई वो या फिर वो डार्क फेस या फिर वो जिसे कहते हैं आप डिफरेंट शेड्स जब निकल कर आए और पता चला कि साहब देश में जितने बार हमला हुआ वो कैसे हुआ और देश में जो फेक करेंसी आ रही थी वो कैसे गमले में गोभी उगाने उगाने वाले राजनेताओं के कारण आई और कैसे वो सारा 420 देश में हुआ और कैसे लियारी एक जगह है लियारी टाउन से कराची, कराची से वहाँ का वहाँ की सरकारें वो कैसे चलती हैं और वहाँ पर दरअसल गोल टोपी को लेकर बहुत बढ़िया चित्रित किया गया। गोल टोपी के सारे कारनामे जो पाकिस्तान में है उसको बहुत बेहतर तरीके से बताया गया और जैसे ही आप गोल टोपी की निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो देश में बैठे हुए जो गोल टोपी के सरगना हैं, गोल टोपी के रहबर हैं, उनके पेट में एक मरोड़ होता है और उनके वो गुलाल पोत के नाचने लगते हैं। तो आपको पता है किस तरीके से विनोद चोपड़ा की जो वाइफ हैं, उनका फ़िल्मों को लेकर क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट हुआ और उन्होंने इस फ़िल्म को 1.5 स्टार दिए और वो हैप्पी की दुल्हन को वो 4.5 स्टार देते हैं और मैं आपको कह सकता हूँ कि हैप्पी की दुल्हन आपको पता नहीं होगी वो कौन-सी फ़िल्म है। लेकिन उसको 4.5 स्टार उन्होंने दिया और इसको 1.5 स्टार दिया। उसके बाद एक शेरवानी पजामा पेटीकोट पता नहीं क्या नाम है वो आरफा है कि जो भी है, उसका विधवा विलाप शुरू हुआ, आरडी रोना और उसने बहुत अपना रोना मचाया। उसके बाद आपने देखा कि वायर, टायर, नट बोल्टू, पिलास, पेचकस और स्क्रू और पता नहीं क्या-क्या उन्होंने इसके खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से बवाल छेड़ा और मेल्टडाउन लगातार जारी है। दरअसल उस हमने लगातार फ़िल्में देखी होंगी, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा स्टार्टिंग लंबा कर रहा हूँ, लेकिन हमने तमाम फ़िल्में देखी होंगी, जिसमें आपको पता होगा किस तरीके से एक हीरो है जो रॉ एजेंट है, वो किस तरीके से आईएसआई के एक महिला एजेंट के साथ प्रेम प्रेम करता है, कैसे वो दोनों मिलके रॉ के रोग एजेंट को आईएसआई और रॉ कैसे मिलकर रोकती है। हमने पठान, जवान, डेढ़ पसली का भी देखा और हमने कैसे तमाम तरह की चीज़ें देखी। लेकिन इस बीच धुरंधर बहुत कुछ स्याह चेहरों को स्याह का मतलब काला होता है, दरअसल काले चेहरों को उजागर करती है और एक बड़ा सवाल भी छोड़ती है और धिम्मी और इन हिंदुओं से भी सवाल पूछती है। आज जरा इसी पर धुरंधर के मेल्ट डाउन पर बात करेंगे। मेरे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं, नन्हे पहलवान, पहलवान जी और मेरे साथ ज्योति तिवारी जी मौजूद हैं। जो पुरुषों की आवाज़ उठाती है, बॉलीवुड को बेहतर क्रिटिसाइज़ करती हैं और पॉलिटिकल सटायर अलग-अलग तरीके से कर जाती हैं। पॉलिटिकल कमेंटेटर तो बहुत होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल सटायर बड़े विरले होते हैं। ज्योति जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फर्स्ट मैं आपके पास आ रहा हूँ ज्योति जी, आपने धुरंधर देखी और आपने उसमें वो देखा होगा ना कि वो रणवीर कपूर को कैसे वो पकड़ता है ना? गुंडे जो होते हैं और वो कैसे उसके वो हाथ डालकर उसको स्मेल करता है और कैसे उसको रेप करने की कोशिश की जाती है। यानी कि एक फ़िल्म ने पाकिस्तान का सही और सटीक चेहरा दिखाया है। हुँ, तमाम हुँ। फ़िल्में पाकिस्तान को बड़ा जन्नत के तौर पर बताते हैं और किस तरीके से बच्चाबाज़ी होती है और पुरुषों का सबसे बड़े पैमाने पर रेप होता है। जी, हुँ। एक्चुअली तो ये वहीं का कल्चर है। कहीं मैंने जब इस पर रिसर्च करनी शुरू की थी तब मुझे पता चला कि ये जो क्योंकि एक
अब वो नाम ले लो तो चैनल जाने का वो रहता है। ये जो जितने भी जो है सतरंगी वाली जो प्रजातियां हैं ये कहाँ से आई, इन पर मैं रिसर्च कर रही थी। एक बार मेरा भी पूरा ये वाला विश्लेषण करेंगे बैठ के कि ये सतरंगी प्रजातियां और ये सब कहाँ से डिफरेंट जेंडर्स वाले लोग आने शुरू हो गए हैं। तो इनकी अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि यही कबीलाई लोग थे जो आप बता रहे हैं ना। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सच है कि बच्चाबाजी, मेल टू मेल रेप, इस तरह से अपने साथ ना मर्दों को रखना हमने अलाउ। तो ये एक्चुअली वहीं से आया है और ये वहीं का कल्चर है और पहले तरह से इसको दिखाया है। जनरली नहीं दिखाते हैं, वो लोग नहीं दिखाते हैं कि स्त्रियों पर अत्याचार और सब कुछ दिखा देंगे, बट वो ये नहीं दिखाएँगे कि मेल टू मेल वाला कितना बुरी तरह से वायलेंस भी है और सेक्सुअल वायलेंस भी है। तो दोनों तरीके से और उन्होंने बिल्कुल पोल खोल दी है। इस्लामी अगर आप कंट्री देखेंगे, इसलिए मैंने अभी सुना है कि कई सारी इस्लामिक कंट्रीज़ ने इसको बैन भी कर दिया है। क्योंकि क्या है, ना केवल ये, वो आप देखिए कि जब यहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है और लोग मर रहे हैं, तो वहाँ पे नाराए तकबीर चल रहा है। और वो पूरा इन्होंने साफ-साफ दिखाया है। इतना मुझे लगता है इतना सीधा, सपाट, साफ किसी भी फ़िल्म ने आज तक नहीं दिखाया है, फैक्ट्स के साथ। और हैट्स ऑफ तो एक्टर्स को भी है जो उन्होंने कर दिया, नहीं तो हम हमारे टाइम पर जितनी 70s, 80s, 90s में फ़िल्में बनी हैं, उसमें तो अपीज़मेंट ही चल रहा था। हमें तो लगता था कि भई रहीम काका बहुत बढ़िया आदमी होते हैं और जो अब्दुल होता है वो बहुत अच्छा रहता है ना? तो अब एक जो है, एक जो ये हवा चली है तब हमें पता चला है कि वहाँ का असल में सच्चाई क्या है। और लोग बोल रहे हैं कि वॉयलेंस बहुत ज़्यादा है, पर यही है सच। मतलब हो सकता है कि लोगों को ज़्यादा लगे, पर सच तो यही है, हमने तो वही पढ़ा है। मतलब अगर आप इतिहास देखेंगे उठा करके, तो इतिहास तो भरा पड़ा है इन्हीं तरह तरह कि नरमुंड जो है ऐसे जब तैमूर आया तो नरमुंड ऐसे आपको दिखाई पड़ेंगे कि जगह-जगह लटका दिए गए लोग मार करके और फिर स्त्रियों के साथ ऐसा हुआ। तो वो सब उन्होंने साफ-साफ दिखाया है कि वैसा ही चलता है। वो लोग बार्बरिक हैं, आतताई हैं, टेरराइज़ करते हैं। तभी लोगों को डर आता है ना, वो नहीं बोलते हैं भारत माता की जय। जब वो कांधार का जब उन्होंने दिखाया है कि कैसे विमान हाईजैक होता है और ये आदमी जो है गन रख के खड़ा है, तो टेरराइज़ करना हुआ ये बेसिकली। डरा करके लोगों को फिर अपनी बातें मनवाना और फिर करना। तो ये एकदम जो काला सच है उनका, आप क्या कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ बिल्कुल डार्क सच, वो बिल्कुल दिखाया गया है साफ-साफ। एटलीस्ट वो लीपापोती नहीं करी गई है। अब शेरवानी कुछ भी कहें, राधिका आप्टे भी बोली थी, ठीक है, जिनको कोई नहीं जानता, वो भी बोली थी कि बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है और उनकी फ़िल्में कैसी होती है हमें पता है। इतनी बेहूदी और नीच फ़िल्में वो महिला करती है कि देख नहीं सकते हम परिवार के साथ बैठ के, लेकिन वो भी आकर जज कर रही है कि नहीं, नहीं बहुत ही मुझे तो बड़ा वॉयलेंट लगा, ये लगा। तो किसी ने आपसे कहा नहीं था कि आप जा कर के देखो, आपके टाइप की फ़िल्म भी नहीं है वो। आप वही लीपा-पोती वाली फ़िल्में देख लें। तो मुझे बेसिकली अगर आप वैसे देखेंगे इसको, मुझे स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी लगी। मुझे जिस तरह से तथ्यों को बिना तोड़े-मरोड़े जैसे हैं वैसे प्रेज़ेंट किया गया, बहुत अच्छा लगा। और जो किरदारों ने जो मेहनत की है वो बहुत अच्छा था। जो कैरेक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स को सब लोग उसको कह रहे हैं, मुझे राकेश बेदरी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। जो पाकिस्तान के श्रूड पॉलिटिशियंस हैं ना, जो कहीं भी पलट जा रहे हैं, किसी की तरफ बोलने लग रहे हैं, जहाँ भी उनको लग रहा है वैसे रातों-रात बदल जा रहे हैं। वो जो महीन जो उसने टच लिया है ना और जो डायलेक्ट पकड़ा है वहाँ का, पंजाबी, हमारी पंजाबी अलग है, उनकी अलग है। तो जिस तरह से उन्होंने पकड़ा है, वो लगेगा ही नहीं आपको कि वो राकेश बेदी है। तो वो मुझे लगा कि बहुत बढ़िया तरह से उन्होंने दिखाया और दुःख तो होगा इन लोगों को। अगर इतना सच दिखा दिया जाएगा तो तकलीफ तो होगी, तो उनका दर्द हम समझ सकते हैं। उनका दर्द समझने लायक है, लेकिन नन्हे भाई और ज्योति जी, मुझे एक बात की तकलीफ है या मुझे एक बात की शिकायत है आदित्य धर से। आदित्य धर ने जो बच्चाबाजी तो दिखाया, लेकिन आदित्य धर ने पाकिस्तान में जो पेंगुइन है, पेंगुइन के साथ होता है और ऊंट के, खच्चर, बकरी के साथ, अरे गाड़ी के साइलेंसर के साथ भी, जो टू व्हीलर के साइलेंसर के साथ होता है। मुझे लगता है कि मार्च में जो आएगी तो मैं ये रिटर्न तौर पर भेजता हूँ आदित्य धर को। वो जो महफूज नहीं है गाड़ियों के साइलेंसर पाकिस्तान में, मैं थोड़ा शायरी के तौर पर बोल रहा हूँ, वजन आएगा ना, तो महफूज नहीं है गाड़ियों के साइलेंसर पाकिस्तान में, आदित्य धर इसको दिखाओ अगले पार्ट में, बहुत जरूरी है नन्हे भाई, ये भी सच आना चाहिए। श्री श्रीकांत भाई, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ना दो इंसिडेंट्स याद दिलाऊंगा कि कैसे बॉलीवुड ने एंटी हिंदू, एंटी सनातन एक पूरा एरा चलाया। उन्होंने कैसे फिल्मों में गुंडा, माफिया, रेपिस्ट, बदमाश और क्या कुछ दिखाया। अब मैं आपको ओरिजिनल बताता हूं। गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत बड़ी हिट है, मैं और मेरे पिताजी उसको कल्ट क्लासिक मानते हैं।
उस फिल्म में ना जो रोल प्ले किया है नवाजुद्दीन या उसके बाप ने, अपने मनोज वाजपेयी ने, उस व्यक्ति का नाम है फहीम खान। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का ही रहने वाला है। और उसके सामने जो रामाधीर सिंह है वो सूरदेव सिंह, पूर्व एमएलए झरिया, उनकी वाइफ भी वहां से एमएलए थी, उनके बेटे भी एमएलए हैं। अब जरा पूरे सीन में क्या दिखाया गया है, एक सीन याद दिलाता हूं कि रामाधीर सिंह के गुंडे वासेपुर की एक लड़की को किडनैप करके ले जाते हैं और उसका रेप कर देते हैं। तो दिखाया मनोज वाजपेयी गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं और गालियां बक रहे हैं और कह रहे हैं कि शाम तक लड़की वापस नहीं आई तो पूरे इलाके में इतना धुआं मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। ये ऐसा दिखाया है कि एक हिंदू गुंडे को जाके चैलेंज कर रहा है फहीम खान या वासेपुर वाला मुसलमान। सीन उल्टा था, मुसलमान हिंदुओं की लड़की उठा ले गए थे और जाके वासीपुर में उसी स्टाइल में सूर्यदेव सिंह ने कहा था कि शाम तक लड़की नहीं आई तो पूरा वासेपुर जला दूंगा। तो ये दिखाया गया है ओरिजिनल सीन में, गुंडा बदमाश दिखाया एक हिंदू को और एक बहुत एकदम हीरो बना दिया, रॉबिन हुड बनाया एक मुसलमान को, अपोजिट था। अब मैं एक और नैरेटिव पाता हूं, उस पर भी जरा ध्यान दीजिएगा। अभी ऑस्ट्रेलिया में वो जो गोलीबाजी हुई है उसमें याद है एक तीसरा आदमी आके उसको पकड़ ले रहा है। और आज बात होनी चाहिए कि कैसे एक माइंडसेट के लोगों ने 12 लोगों को कत्ल कर दिया, जिबह कर दिया। आज बात क्या हो रही है कि देखिए द सेवियर, दैट गुड हार्टेड मुसलमान सेवियर। अब क्या है, एक मुसलमान को एज अ सेवियर दिखा दिया। शरेआम इससे ज्यादा दकियानुसी कोई बात कर सकती। वो तीनों मिलके थे, वो प्लान था, हम मारेंगे तू हमें पकड़ेगा, इससे क्या होगा, सहानुभूति मेंटेन रहेगी। आज हम इस्लामिक टेररिज्म की बात कर ही नहीं रहे हैं, आज हम उस हीरो की सेवियर की बात कर रहे हैं। तो ये नैरेटिव चलाया है सारी जिंदगी। अब आता हूं जरा पाकिस्तान पे। उस फिल्म ने ना, एक बात बताऊं, पूरी की पूरी कांग्रेस की कलाई खोल के रख दी है। शरेआम है, अजीत डोभाल का रोल प्ले कर रहे हैं माधवन। माधवन कहते हैं कि आखिर वो प्लेटें वहां पहुंची कैसे। आप सोच के देखिए ना, वो दोनों बाप बेटा कौन है? अरे ये लोग हैं जिनके घर में गोभियां लगती हैं गमलों में, फूलदान में, और करोड़ों की बिकती हैं। एक बात बताइए ज्योति जी, हम लोग इस वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर रहे थे, श्रीकांत भाई ने कहा कि अरे भैया ऐसी ऐसी महान पेंटर हुई हैं जिनकी पेंटिंगें 2-2 करोड़ में बिकती थी। अच्छा मैं बताऊं, इससे ज्यादा मतलब अब छोड़िए, मुंह मत खुलवाइए। तो अब फिर आता हूं जरा धुरंधर पे। धुरंधर से इनको मिर्च पता है क्यों लगी है? असली मिर्च क्या लग गई है कि धुरंधर ने इनकी सारी सच्चाई खोल के रख दी। धुरंधर में पाकिस्तान को क्या दिखाया नहीं दिखाया उससे कोई मतलब नहीं था, कांग्रेस की कलई खोल दी है। और आज कांग्रेस पेड जितने फिल्मकार हो, पत्रकार हो, यूट्यूब चैनल्स हो, चाहे द वायर जैसे हो, उन सबको पेड पैसा, देखिए जी मैं एक बात जानता हूं, हमको कोई पैसा देगा तो हम उसका नैरेटिव चलाएंगे। ये आज हमारे पत्रकारिता का स्तर रह गया है। आज पत्रकारिता, पत्रकार कम दलाल हो गए हैं। वो आजम खान अमर सिंह के लिए कहते थे ना कि आजम खान, अमर सिंह को दलाल मत बोलो, ये तो दल्ला है। आज मैं आपको सच बता रहा हूं, लोकतंत्र का चौथा खंभा भी सड़ चुका है। न्यायपालिका के तो हाल आपको पता ही है, लेकिन पत्रकारों का भी स्तर एकदम गिर चुका है। दलाली, विशुद्ध दलाली कर रहे हैं। और उसमें मैं आपको एक बात बताऊं ज्योति जी, वो अपनी खुद की बहन बेटी बेच देंगे, ये इतने स्तर के दलाल हैं। तो आज वो जो नैरेटिव सेट हो रहा है ना, आपने आरफा खानम शेरवानी को देखा कैसे, हाउ आप पाकिस्तान को ऐसे कैसे, इतने आवाम पसंद लोग हैं। मुझे आरफा खानम शेरवानी का एक पुराना वो याद है, वीडियो देख रहा था मैं, उसमें वो किसी मुसलमान व्यक्ति के साथ बैठी है तो कुछ बोली हिंदुस्तान के बारे में, तो बोला कि यमन में रहना चाहती हैं, सीरिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हैं या उन अफ्रीकन कंट्रीज में जहां 100% मुसलमान है। केरल के राज्यपाल थे और आजकल बिहार के हैं। अच्छा ठीक, थैंक यू श्रीकांत भाई, आपने मेरी जानकारी को मुझे एनलाइटन किया, मुझे जानकारी। मैं तो खुद कहती हूँ गाजा क्यों नहीं जाती है, जाए। हाँ, अरे मैं इससे एक बात पूछ रहा हूं, एक बात बताइए ना, हमारे देश का बंटवारा जब 47 में हुआ था तो किस आधार पे हुआ था? धर्म के आधार पे। आरफा खानम शेरवानी या उसका परिवार हिंदुस्तान में है क्यों? अगर उसको इतनी दिक्कत है, तुम 47 में 2 मुल्क ले चुके हो तो जाओ ना। जब तुमको यहां रहना ही था तो भैया फिर वो 2 मुल्क बांटे क्यों? हिंदुस्तान के 3 टुकड़े क्यों किए? मैं आपको आज बताऊं जी, कुछ नहीं, ये पेड एजेंडा है इनका, ये दलाल हो चुके हैं और ये अपनी बहन बेटी बेच देंगे तो आप और मैं और देश क्या। श्रीकांत भाई कुछ हंस रहे हैं, बताएं। नहीं आप ठीक है, आप अपनी बात कर रहे हैं।
हमने कुछ आप हमने इस पर हमने एक कह हल्की रही सी थी आप। चुटकी ली थी इस पर कि जिस महिला का नाम शेरवानी और वो साड़ी पहन के आती है उस पर बिल्कुल यकीन ना किया जाए। ये ठीक है यार, जैसा नाम है वैसा तो काम करो। आपका और नाम क्या। है शेरवानी और आप पहन रहे हो साड़ी, ये बात लॉजिक के हिसाब से ठीक नहीं बैठ रही। अच्छा, आपने बॉलीवुड का वो युग देखा है जिसमें एक फिल्म थी, वो कुछ कुछ होता है कि क्या था, ऐसा करके फिल्म थी जिसमें वो लड़की वो मतलब आप सोचिए, उस महिला को रोकने के लिए ऐसे शायद वो काजोल थी, ऐसे काजोल थी। ऐसे हाँ, हाँ, ऐसे नमाज टोपी पढ़ने लगा लगती है के हिजाब हाँ, पहन के। हाँ, बच्ची वो नहीं, उसका हाँ, सीन मुझे याद है, मेरी तो बड़ी फेवरेट फिल्म थी बच्चों ने, मुझे बड़ा पसंद थी हाँ, वो। मुझे भी। दुआ, बच्ची की दुआ कबूल हो गई, हाँ, हाँ, अल्लाह मियां ने सुन ली, शादी हाँ, टल गई। ओए होए हाँ, मतलब। हम अच्छा लोग मैं आपको कितने एक बात बेवकूफ बताऊं, थे। पिछले दिनों याद है आपको शाहरुख खान की बेटे और अमिताभ बच्चन की नतनी का एक वीडियो वायरल हो गया था। हाँ, वो बहुत भयंकर था, मैंने देखा था, किसी ने मुझे भेजा देखा था, था। मैंने भी देखा था। हाँ, हाँ, हैं? कई और साल एक, पहले। एक जो जो हमने नहीं आज देखा था यार, हमको तो बताओ क्या था, हाँ, एक दर्शकों को भी एमएमएस बताओ। सीरीज, इन दोनों का एक वो एमएमएस आ एक गया। तो काफी क्या काफी फर्क अश्लील पड़ता वीडियो था वो, और मतलब कहा गया कि वो अमिताभ बच्चन की नातिन है और ये शाहरुख खान का बेटा है, जिसमें वो लोग बिल्कुल न्यूड हैं, कार के अंदर हैं, और वैसा वाला था। आई डोंट नो कितनी सच्चाई है उसमें, पर तब यही वायरल हुआ था और कहीं किसी की तरफ से कुछ भी बयान नहीं आया था, और सबने इस पे इतनी लेपापोती करके चुप कराया था कि नहीं नहीं ये तो कोई और है, उनका नाम मत लो, बट वो बिल्कुल शाहरुख खान का लड़का ही था। पता नहीं हाँ कैसे इन हाँ, लोगों ने उसको वो छिपा दिया। वो एकदम ओरिजिनल वीडियो, वो मॉफ वीडियो नहीं थी, वो एआई अकेले का का जमाना लड़का हाँ, था। था। हाँ, आज से 10-12 साल पहले की बात है। 8 से 10 साल, हाँ, 10 साल हो गए कम से अब कम इसको। एआई वेआई नहीं आया था कि किसी की भी हाँ, वीडियो बना लो, हाँ, वो करेक्ट। एकदम ओरिजिनल वीडियो थी। उस पर कभी अमिताभ बच्चन ने या किसी ने बयान नहीं दिया। अरे कभी एक भी बात नहीं, बताइए किसी ना, की तरफ। नहीं नहीं, अमिताभ बच्चन की वो सड़े मुंह वाली जो बीवी है, जो हमेशा सड़ी कुढ़ी रहती है, वो क्या कहती है अपनी नतनी को? ओपन लेटर, शादी मत करो, टेस्ट ड्राइव, मतलब वो भैया उनके वही संस्कार हैं। हमको अपने बच्चों को उनसे बचाना है। आर्यन खान ने एक फिल्म बनाई ना, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, उसमें उन्होंने सगे भाई बहनों को दिखा दिया, लास्ट तक दिखाते रहे। हम्म, बॉलीवुड क्या परोस रहा है? अब तक तो होता था ना, इस्लाम में था ना कि बुआ की लड़की, फूफी की लड़की, खाला की लड़की, चाचू की लड़की, मामू की लड़की, सब चलती हैं। अच्छी बात है भाई। तो एक मैं बताऊं, मेरा एक दोस्त है, वो मुसलमान है। उससे एक दिन मैं ना उसको हमेशा चिढ़ाता रहता हूँ। जैसे मैं उसको हमेशा बोलूंगा, तुम्हारी दादी 6 साल की थी ना जब उनका निकाह हुआ था, सुहागरात हम्म, 9 साल में बन गई थी। तो कहता नहीं नहीं ऐसे बोलो। मैंने उससे एक बार पूछा, उसने मुझसे पूछा, कहता एक बात बताओ यार, तुम्हारे यहाँ तुम ये कैसे मानते हो कि बहन से शादी नहीं करनी, बहन बहन होती है? तो मैंने कहा यार हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, हमें संस्कार मिलते हैं। कहता हमारी किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हमारी हाँ, हाँ, किताब में लिखा है कि भैया फूफी की लड़की से निकाह हो सकता है। तुम अपनी किताब फॉलो करते हो, हम अपनी किताब फॉलो करते हैं। अच्छा मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ये बात कहीं से जायज है, जेन्युइन है? कहता यार तुम अपना धर्म ग्रंथ ही तो फॉलो कर रहे हो ना, जो संस्कार तुम्हारे सनातन में मिले, तुम्हारे ग्रंथों में तुम ले। कहता हमें जिस किताब हदीस से मिले उसमें बहन के साथ निकाह अलाउड है। हम्म, शाहरुख खान का बेटा एक फिल्म बनाता है जिसमें लास्ट तक दिखाता, अच्छा उस दिखाया हिंदू है कैरेक्टर, दोनों हिंदू दिखाए, लेकिन ये काम किसमें होता है? मुसलमानों में। हमारे यहाँ हम्म, नहीं होता है। हमारे यहाँ तो माँ और दादी के 3 पीढ़ियों तक का हिसाब रखा जाता है, हमारे सेम यहाँ गोत्र तो में शादी नहीं हो। हाँ, सेम सब गोत्र में पिंडा नहीं होती, मैरिजेस। एक ही गांव के लोग नहीं करते हैं आपस में, अगले गांव में हो जाएगी, उस गांव में नहीं करेंगे। मतलब मेरे मैं मान बताऊं, लीजिए मेरी मम्मी का जो ननिहाल है, जो मेरा गांव है, वहां के सब लड़के मेरे मामा हैं, मतलब तो हाँ उनके हाँ, वहां शादी नहीं होगी। पूरा हाँ, गांव मामा, पूरा दूसरे गांव गांव में मौसी। करिए आप, उस गांव में नहीं। हाँ, सब सब स्त्रियां मेरे मौसी हैं, चाहे जाति के कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अभी भी उनको मौसी और मामा ही कहती हूँ, इसीलिए मुझे पता है ये चीज। तो उस गांव में भी नहीं होगी, अगले गांव में होगी, जहाँ सब भाई बहन माने जाएंगे। और उस जी गांव के किसी भी बच्ची की शादी होगी तो सब कंट्रीब्यूट करेंगे, ये भी नियम था। शहरों में अब ये नियम नहीं रह गया, गांव में अभी भी फॉलो होता है, लेकिन इनके यहाँ बिल्कुल अलग है। जिसको उठा लिया वो अपनी समझ लो, बार्बरिक है ना, श्रीकांत, मैंने बताया ये बस आतंक, किसी भी तरह से आतंक और ऐसा फैला देना है डर कि आदमी बस कुछ सोच ना पाए। और हमारा समाज बहुत, वो अंग्रेजी में शब्द है ना नम्ब, हमारा समाज बहुत समय तक नम्ब रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जैसे मैं अभी नन्हे भाई भी बोल रहे थे कि हम लोग को भी ये फिल्में ठीक लगती थी कि हाँ ठीक है तो क्या हो गया, वो तो हमें बहुत दिन के बाद समझ में आया कि ये तो सब ये एजेंडा परोस रहे थे। हालांकि मेरे पापा तब भी समझाया करते थे कि बेटा देखो क्या दिखा रहे हैं, तो हमें लगता था अरे बड़े कंजर्वेटिव है पापा मेरे। लेकिन अब समझ में आता है कि वही सही थे। एक एज होती है ना जब आपको अपने पेरेंट्स खराब लगते हैं कि अरे हमेशा यही बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं है, देखो कितना मजा आ रहा है देखने में, क्योंकि वो एक फैंटेसी वर्ल्ड आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए। और आप एक ऐसी एज में हैं कि आपको समझ में आ रहा है।
तो अब आप सोचिए कि यूथ पर क्या असर हो रहा होगा इस चीज का। इसीलिए हम लोगों का धुरंधर जैसी फिल्में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, पहले मुझे भी लगा था कि ये सब एजेंडा इतना भर रहे सब कुछ, पार्लर से लड़कियां हायर करके अब तो आपके घर पे सर्विसेज देने आती है। तो एक लड़की थी, शायद 12th पास ही होगी, पार्लर का कोर्स कर लिया, तो मैंने उसको बुलाया था मेहंदी लगाने के लिए। तो वो और दो लड़कियां थी, वो लोग बात कर रही हैं, क्योंकि वो यहाँ तो मैं साउथ में रहती हूँ, तो बैंगलोर की मतलब एक तेलुगु थी, एक कन्नड़, आपस में बात कर रही थी। केरला फाइल्स देख के आई थी वो, कि ना तब वो एक दूसरे को समझा रही है कि बॉयफ्रेंड मत बनाना, इनको पता है ये जाके वहां बेच देते हैं, तुमने देखी नहीं केरला फाइल्स? तो मुझे लगा कि नहीं, इन फिल्मों का असर तो बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं तो जानती हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, ये क्या नई बात बता रहे हैं। कश्मीर का हाल मैंने देखा हुआ है, ठीक है, उन दिनों मेरे कश्मीरी दोस्त हुआ करते थे, वो बताते थे। पर इनके तक पहुंचना जरूरी है। वो 19, 20, 21 साल की लड़कियां हैं, तो मुझे बहुत उस दिन खुशी हुई कि ये फिल्में बन रही हैं और ये बच्चियां देख रही हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब उनको समझ में आ रहा है कि ये हो सकता है। और वहां भी देखिए, ये तब शुरू हुआ जब क्रिश्चियंस की लड़कियां भगाने लगे ये लोग केरला में, वहां से शुरू हुआ था ये हिंदुओं का नहीं था लव जिहाद टर्म, ये उनका था। तब इनको समझ में आया कि अच्छा ये हो रहा है। उससे पहले ये चुपचाप बैठे हुए थे, और यही पंजाब में जब होना शुरू हुआ तब ये हल्ला मचाया। जब तक हिंदुओं की लड़कियां भागती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये भी देख लो कि कितनी फाइन लाइन है इस चीज की। और ये एजेंडा, आई होप कि ये पार्ट 2 और 3 में बताएंगे ये चीज भी पहुंचाना कि ये भी हो रहा है। ये तो ठीक है, इस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं एक जरा मतलब बड़ा मासूम सा सवाल पूछता हूँ, हो सकता है वो राजनीतिक हो या नॉन पॉलिटिकल हो, लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आती है 2014 में, और जो कल्चरल मार्क्सिज्म चल रहा था उससे पहले, ठीक है, इस देश में जो कल्चरल मार्क्सिज्म था, और 2014 से आते आते आप देखिए 2019 के बाद ऐसी फिल्में आ रही, क्योंकि देखिए ज्यादातर इस देश के युवा हैं या इस देश में जो बाकी लोग हैं, वो फिल्मों के माध्यम से इतिहास समझते हैं। उन्होंने गांधी की फिल्म देखी तो वो गांधी को समझे, उन्होंने नेहरू से जुड़ी हुई फिल्में देखी, उन्होंने अंबेडकर से जुड़ी हुई फिल्में देखी, और टीवी सीरियलों के हिसाब से वो राधा रानी और कृष्ण और राम और तमाम तरह की, क्योंकि टेक्स्ट पढ़ने का, किताब पढ़ने का, रिसर्च करने का ना उनके पास टाइम है, ना उनकी सोच है, और ना उसके पास कोई खास तरीके की ललक है। तो जब सिनेमा इतिहास बता रहा है, सिनेमा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट कर रहा है और नॉक कर रहा है, परसेप्शन क्रिएट कर रहा है, एजेंडा दे रहा है, तो क्या ये जो सिर्फ है, और धुरंधर जो फिल्म है वो टेक्निकल तौर पर, सिनेमा के तौर पर, संगीत के तौर पर, गानों के तौर पर, स्टोरी की स्क्रिप्टिंग और कैसे विजुअलाइजेशन को बांध के रखा है। मुझे याद है वो पूरी जो ल्यारी है वो शायद थाईलैंड में बताई है। जो ल्यारी है, उन्होंने पूरे थाईलैंड पे उसका सेट बसाया था और पूरा शूट किया था। तो क्या ये जो एजेंडा है, ये जो मार्क्सिज्म है, कल्चरल मार्क्सिज्म, या फिर ये जो वोकिज्म है, इसको सिनेमा के माध्यम से तोड़ना बहुत जरूरी है? और क्या देश के राष्ट्रवादियों के द्वारा, और मैं कहता हूं सरकारों के द्वारा भी, क्यों ना इसको प्रोत्साहन दिया जाए? और मैं इसमें जुड़ा एक और सवाल पूछता हूं, और आप दोनों से पूछ रहा हूं कि क्या ये कहना ठीक होगा देर आए दुरुस्त आए, या फिर हजूर आते आते बहुत देर कर दी? मैं एजेंडे को लेकर कह रहा हूं, फिल्मों के हिसाब से। मेरे ख्याल से देर आए दुरुस्त आए बेस्ट है, कि कोई बात नहीं, देर हो गई, हमें समझने में भी देर हो गई, सब कुछ प्रोसेस करने में भी देर हो गई, पर फिर भी हम आ गए हैं यहाँ तक, बहुत अच्छी बात है। और ये मैंने कहीं और भी कहा था, फिर रिपीट कर रही हूँ कि जब आप ऐसे बड़े स्क्रीन पर चीजें दिखाते हैं, तो उसका हमेशा इफेक्ट बहुत अलग टाइप का होगा। मतलब ये आप देखिए ना कि हमारे देश में लोग, जैसा आपने कहा, हिस्ट्री, सामाजिक बदलाव, सब कुछ फिल्मों के द्वारा हो रहा है। तो इस पे ही दिखाना जरूरी है, क्योंकि एज एज यू सेड भाई, हम कहते हैं लोगों को पढ़ने की आदत भी हो तो भी वो इस तरह की किताबें हो सकता है वो ना पढ़ पाए। बहुत बहुत ही कम लोग जिनको इंटरेस्ट होता है इस तरफ, वो ही हिस्ट्री की किताब या समाज शास्त्र की किताब उठा करके देखते हैं। जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं। तो ये पर्दे पर जब आप बड़े पर्दे पर दिखाते हैं, एक 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 ऐसे तरीके से जहाँ वो रणवीर सिंह वो बाइक भी घुमा रहा है लड़की को बिठा करके, तो वो एक अलग इफेक्ट देता है। वो बहुत जनमानस में अलग तरह का, यूथ में अलग तरह का इफेक्ट देता है जाके। मैंने देखा बहुत यंग यंग बच्चे जो है आकर के, हालांकि एडल्ट फिल्म है तो 18 से लेस को तो वो लोग अलाउ ही नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी
जिस टारगेट को, जिस तरह से इन्होंने टारगेट किया यूथ को, वो इम्पोर्टेंट था। क्योंकि हमने तो देखा है ना, कंधार वाला जब ये हुआ था तब हमने देखा है, ठीक है, जब ये जब 26/11 हुआ हमने देखा है। मगर ये वाले जो बच्चे, इन्होंने नहीं देखा है, इनको नहीं पता है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, करेंसी नकली कैसे आ रही है, कैसे बन रहा है। ये तो सिर्फ सवाल कर रहे होंगे अपने आप से बैठ के और इनको जवाब नहीं मिल रहे होंगे। इस फिल्म में एक्चुअली वो सारे जवाब दे रही है, तो दे रहा है, दुरुस्त है, बहुत अच्छी बात है। हमको बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा पार्ट 2 और 3 का। हम जरूर हाँ देखने जा रहे हैं, क्योंकि ये हाँ ये बहुत बड़ा काम आदित्य धर ने कर दिया, जो अभी तक तो कोई फिल्म मेकर कर नहीं पाया था। जी। नन्हे भाई, मैंने इस फिल्म को लेकर एक और महत्वपूर्ण चीज है, आप देखिए, गरिया गरियाया गया है पाकिस्तानियों को, फसीयत हो रही है पाकिस्तानियों की, गोल टोपी के तमाम परते दपरते खुलकर आ रही हैं, और हरे टिड्डो का आईडी रोना भी चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तानी इस पर रील बना रहे हैं, इसको अपनी शादियों में बजा रहे हैं। बिलावल भुट्टो का एक वीडियो मैंने देखा, बिलावल भुट्टो जहां पहुंचा है वहां ये मार्शमेलो जो है ये गाना बज रहा है, और उस पर नाच रहे, थिरक रहे, तमाम तरह की चीजें। लेकिन साला उधर किसी को दिक्कत नहीं है, वो तो कह रहे ठीक है, लैरी बहुत हद तक ठीक है, और ये सारी चीजों को वो एक तरीके से मौन समर्थन भी कर रहे हैं। पर जो इधर छोटा पाकिस्तान है, वो तो पूरा पाकिस्तान है, जो हाफ फ्रंट इधर है, उसके पेट में इतना बवाल है कि मैं देख रहा हूं कि वो आदित्य धर मिल जाए तो जमा कर दे बेचारे को वो। मतलब ये कौन सी मानसिकता है नन्हे? श्रीकांत भाई, पाकिस्तान कोई एजेंडा वेजेंडा नहीं परोसता है, वो काम करने में विश्वास रखता है। उन्होंने किया ना हमारे साथ बॉम्बे में, उन्होंने पहलगाम किया ना, उन्होंने उरी किया ना, उन्होंने किया ना। पाकिस्तान एजेंडा परोस नहीं रहा है, एजेंडा इंडिया का पॉलिटिशियन कांग्रेस एजेंडा इंडिया अलायंस परोस रहा है। इसको समझने की जरूरत है। पाकिस्तान 4 वहां पे जिहादियों को ट्रेन करके भेजता है, वो यहाँ के हमारे 20-25 को मार जाते हैं, दहशत का माहौल क्रिएट करते हैं। और देखिए, मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। अब एक बात बताइए, पाकिस्तान, अच्छा ये फिल्म पाकिस्तान के ऊपर क्यों बने? इंडिया पे बनाए होते आदित्य धर, मैं तो कहूंगा, और यहां दिखाए होते इनके यहाँ क्या कुछ होता है। आज पूरा पाकिस्तान इनब्रीडिंग से, आपको पता है ना वहां पे कितनी सारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो गई हैं। पाकिस्तान अभी आदित्य धर ने बहुत कम दिखाया है, अभी तो सिर्फ बच्चाबाजी दिखाया है ना। इसको सही बात, इसको आगे बकरी बाजी, गाय बाजी, भैंस बाजी और पता नहीं ऊंट बाजी क्या क्या दिखाना चाहिए। और पाकिस्तान एंजॉय कर रहा है भाई, ऊट 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 को लेकर, डॉल्फिन को लेकर, और गाड़ियों के साइलेंसर को लेकर। साइलेंसर को आप मिस मत कीजिए। पर ये साइलेंसर नन्हे तो भाई, वो गाड़ी अभी चलकर नहीं आई हो, उसका साइलेंसर ठंडा हो, ये ध्यान रखना। जी। अब दूसरी चीज सुनिए, अब पाकिस्तान वालों को पता है क्या है। अब देखिए, पब्लिसिटी 2 तरह की होती है, गुड या बैड। पाकिस्तान के साथ पब्लिसिटी हो रही है ना, गुड हो चाहे बैड हो, अपना काम चल रहा है भाई हमारे। अच्छा, पाकिस्तान को पता है खुशी क्या है? पाकिस्तानी जितने आप यूट्यूबर्स देखोगे, उनकी रोजी रोटी चलती है इंडिया को गरिया के। वो दिन रात इंडिया को गरियाते हैं, उनकी वहां से रोजी रोटी है। तो पाकिस्तानी एक बात कहता है ना कि इंडिया तो एजेंडा दिखा रहा है, देखो। अच्छा, मैं बताऊं, उसमें पाकिस्तानी मजे ले रहे हैं। मैं कुछ यूट्यूबर्स को देख रहा था, वो कह रहे थे कि देखो कितना झूठ परोसा इस फिल्म में, कि इंडियन मीडिया ही उसकी वो कर रहा है, बुराई कर रहा है। आदित्य धर ने क्या प्रोपेगेंडा फिल्म बना दी है। आप एक बात बताइए, मैं 450 करोड़ रुपए आज 15 दिनों में अब तक कमा लिए हैं, ठीक है, मोटा मोटी। फिल्म सुपर डुपर हिट नहीं है ये। मैं कह रहा हूं आदित्य धर ने एजेंडा परोसा नहीं परोसा, ऐसी की तैसी कराई अपनी फिल्म। सुपर डुपर हिट हुई, उसने एक फिल्म बनाई, पैसे कमा रही है ना। इसका मतलब है इंडिया का जनमानस देख रहा है। आज एवरेज शहर में 400 से 500 रुपए का टिकट हो चुका है। टियर 3 सिटीज में भी 250-300 रुपए का टिकट है। अब कई लोग भैया फिल्म देखे हैं कि वो फिल्म इतनी महंगी बड़ी हिट हो गई है। इसका मतलब है अगर हम एवरेज टिकट प्राइस 200 मान लें, तो अब तक करीब करीब 2-2.25 करोड़ लोगों ने धुरंधर देख ली है। अच्छा, एडल्ट फिल्म है, छोटे बच्चे देख नहीं सकते। इस संख्या को आप क्या मान रहे हैं? ये फिल्म 1000 करोड़ भी कर जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आदित्य धार ने प्रोपेगेंडा बनाया नहीं बनाया, मिर्च पता है किसको लग रही है? इंडिया अलायंस को। अच्छा उनको ना अकल अभी तक नहीं आई है। बाबा रामदास एक बात कहते हैं कि यार तुमको 16% की राजनीति क्यों करनी है? तुम 80% हिंदू की राजनीति करो ना। नरेंद्र मोदी अगर बनारस पहुंचे तो तुम भी पहुंच जाओ तिरुपति माला, तुम पहुंच जाओ उज्जैन, तुम उनसे ज्यादा बड़े पंडित हो जाओ, तुम उनसे बड़े राष्ट्रवादी हो जाओ।
सिर्फ 14 नहीं, इसका एक जवाब है, इसका एक मेरा छोटा सा जवाब है। एक लाइन बस। हाँ सिर्फ 14-16 करोड़ लोगों की चाटने के चक्कर में तुम हाँ वृहद हिंदू को अपना दुश्मन बनाए बैठे हो। आज बुरी तरह एक्सपोज्ड है पूरा लेफ्ट लिबरांडू गैंग, पूरे वो पत्रकार, उनको मैं जिनको श्रीकांत भाई प्रेष्या बोलते हैं, और पूरे के पूरे पॉलिटिशियंस। और शेरवानी तो साड़ी पहन ही रही है आजकल जी। लेकिन नन्हे भाई, मेरा मानना है कि 80% जो हिंदू है वो एकजुट होकर, एक मत होकर कभी साथ नहीं होगा, और मन उनका। लेकिन 16 करोड़ जो है आपके साथ एक मुश्त है, आप समझिए। दरअसल मामला ये 16 करोड़ आपके साथ एक मुश्त है, और 20 करोड़ की आबादी कहे आप उसे, और आपको इधर में से धिम्मी जिम्मी और पगलेट जो है आपके चरण चाटुकार, उनको आपको जोड़ लेना, तो आप अलग अलग राज्यों में अपने हिसाब से डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर लेते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, ज्योति जी, आप वो था वो डेढ़ पसली का पठान, और टाइगर 1, टाइगर 2, टाइगर जिंदा है, टाइगर मर गया, सांसें ले रहा है, और टाइगर खाना खा रहा है, वॉशरूम गया, वो तमाम फिल्में आपने देखी होंगी। यार मुझे इस फिल्म से एक और दिक्कत है। एक तो दिक्कत मैंने बता दिया, दूसरी दिक्कत ये है, इसमें वो हाई फाई गैजेट लेकर ट्रेन के ऊपर कूदना, हवाई जहाज से ऐसे आना, और बिकिनी पहन के जो वो नाच रही है उस पे जाकर चिपकना, और फिर पठान झूमे जवान, और पठान टाइगर जिंदा है, वह तमाम तरह की ये जो गाने हैं, ये गाने, ये स्टंट, ये रियलिटी क्यों नजर दे ये दिखा रहा है व्यक्ति, ये अ, फैनेटिक क्यों नहीं हो रहा है? ये ये थोड़ा हमको भी दिखाए कि एक गोली कैसे चीर कर 4 लोगों तक लग जाती है। ये ऐसा इसने क्यों किया? देखिए, वही वही सबसे बड़ा इसका जो प्लस पॉइंट है, या जिसको कहते हैं यूएसपी है, वो यही है कि वो जब जासूस एंटर हो रहा है, हमें नहीं पता है कि वो जासूस है। हमें लास्ट मतलब बीच में आकर के तब पता चलता है कि अच्छा ओके, हाँ, जो अजीत डोभाल जी कह रहे हैं, फिर ये हो रहा है। तो वो जब आता है तो उसको सबसे पहले उसको रेप करने की कोशिश की जाती है। तो आप देखिए, हमको भी एज़ अ दर्शक ना पहले-पहले बड़ा गुस्सा आएगा, ये क्या बात हुई? मतलब अरे! ये तो पिट गया आते ही। और फिर आप देखिए कि वो कैसे अपने शातिर दिमाग से वो सारे वो सब करता है बैठ करके, जहाँ पर जिस जूस की दुकान में आके काम करता है, वो भी कहते हैं कि भैया पता नहीं है कितना टाइम लग जाएगा इस चीज़ में, है ना? ऐसा नहीं है कि तुम आज आए और कल ही रहमान डकैत के जो है गैंग में शामिल हो जाओगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये जो रियलिटी दिखाई है ना, मुझे लगता है लोग ऊब गए थे। मैंने तो आज तक टाइगर ज़िंदा मरा कोई वाली भी नहीं देखी, मतलब मुझे वो समझ ही नहीं आती, तो उस तरफ जाना ही नहीं था मुझे। तो मैंने कभी कोई देखी भी नहीं, क्योंकि इतना झूठ नहीं देखना था। और पठान-वठान देखने में भी हमको कोई इंटरेस्ट नहीं था। और यहाँ पर भी आप ये देखेंगे कि जिस तरह से जैसे वो लड़की है, यलीमा यलीमा नाम होता है ना उसका उसमें, तो वो जब यलीना जब उसको फँसाता है वो, या अपने साथ जब रखता है वो, कि हाँ, इसकी लड़की को अगर मैं फँसा लूँगा तो फिर मैं पॉलिटिक्स में एंटर कर सकता हूँ। वो जब दिमाग लगाता है वैसे, उसमें भी आप देखेंगे कि कोई भी जो एडल्ट जो सर्टिफ़िकेट दिया है ना, वो हिंसा की वज़ह से दिया है। वो ऐसा कोई भी एडल्ट सीन नहीं है, ऐसा कोई भी अश्लीलता शो नहीं करी है उन्होंने। जो गाने रखे, मतलब मुझे, मैं सच बता रही हूँ, मुझे उसका यूएसपी लगा है जो बैकग्राउंड स्कोर रखा है उन्होंने। वो जो 70s 80s के गाने थे, रंबा हो और ये सब जो थे ना, वो जो बैकग्राउंड में रखा है कि जब वो बाइक घुमा रहा है तब पीछे से आई थिंक, मतलब यूथ पागल हो गया उसको देख के। मैंने तो लोगों को ऐसे नाचते हुए देखा वहाँ पे, कि जब वो रहमान डकैत की एंट्री वाला जो सॉन्ग है, बाय द वे वो एक बहरीन का रैपर है जिसका नाम है फ्लिपराची। मैंने उसको पूरा वो किया था बैठकर आर&डी बाहर निकल के, कि भाई ये क्या था, ये बहुत अच्छा गाना है। इसका मीनिंग भी बहुत अच्छा है। ये सब जो उन्होंने उठाया ना, ये बहुत रियलिस्टिक उठाया। ये नहीं कि कहीं से ऐसे ही, मतलब झूमे जो पठान पे डांस हो रहा है, नहीं। वो गाना खुद नहीं गा रहा है, आप देखेंगे नायक, जब जैसे शादी भी हो रही है उसकी, तो वो गाना खुद नहीं गा रहा है, बाकी बैकग्राउंड में चल रहा है। और वो गाना जो है ना, वो शरारत वाला जो गाना है, वो एग्ज़ैक्टली वही म्यूज़िक है जो पाकिस्तान में जनरली शादियों में चलता है। और वो पंजाबी भी वही है। तो यही मैं कह रही हूँ कि उन्होंने जो रियलिस्टिक तरीके से दिखाया है ना, कि जब वो आता है तो यहाँ क्या-क्या मुश्किलें उसको फेस करनी पड़ेंगी एज़ एज़ अ रियल पर्सन। कुछ गैजेट नहीं, कुछ नहीं उसके पास। वो जो उन्होंने दिखाया, लड़कियाँ और लड़के सब रिलेट कर गए कि हाँ, यही है। वो नहीं कि कहीं आसमान से कूदे जा रहे हैं और बेवकूफ़ की तरह। एक्चुअली तो उनकी फ़िल्में कैसे हिट होती हैं, मैंने देखा है कि भाईजान आपको देखने जाना है, वैसे सब कमेंट चल रहे होते हैं। टेलीग्राम पे ग्रुप बनाए जाते हैं कि ना इस फ़िल्म को हिट कराना है। तो इतनी अंदर से कोशिश, जिसे नहीं कहते हैं कि पिछवाड़े से दम लगा के लोग कोशिश करते हैं कि फ़िल्म हिट हो जाए, फिर भी नहीं होती। तो यहाँ पर यूएसपी यही था कि रियलिटी पकड़ी, लोग नहीं
जीना चाहते हैं फैंटेसी वर्ल्ड में। हमने बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए देख लिए हैं, हमने लोगों को मरते हुए देख लिया है, हमने ये भी देख लिया है कि कैसे पजामे और पैंट खुलवा खुलवा के कि तुम, और जो फिर कलमा पढ़वा पढ़वा के फिर मारा गया कि कलमा पढ़ के सुनाओ कौन से मजहब के हो। तो हम लोगों ने देख लिया है, अब हमको फैंटेसी नहीं चाहिए, दर्शकों को अब चाहिए रियलिटी। तो उन्होंने रियलिटी दिखाई है, वही पसंद आया। तो बहुत बड़ा काम उन्होंने कर दिया है और मुझे लगता है इसको और आगे बढ़ाना चाहिए और फिल्म मेकर्स को इस बारे में सोचना चाहिए। बेहतर बजट की और बेहतर तामझाम वाली फ़िल्में, लेकिन मैं क्योंकि आखिरी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस बीच एक बात क्लियर कर दूँ कि देखिए, दरअसल वो जो फ़िल्में सुपरहिट और हिट होती हैं, दरअसल उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा नेक्सस काम करता है। वही प्रोड्यूसर, वही डायरेक्टर और वही अभिनेता अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए क्या करता है, वो सीधे तौर पर पूरा का पूरा होल, वो पूरा का पूरे जितने भी शो चलते हैं, सारे बुक कर लेता है, ए टू जेड, एक्स वाई जेड, सारे शो। और और फिर उसकी टिकटें अवेलेबल नहीं होती और आपको लगता है कि साहब ये हाउसफुल है। मुझे याद है कि मैं कोई फ़िल्म देख इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम ऐसे उसका फायदा हमने देखा है किस तरीके से नेक्सस चलता है और ब्लैक का व्हाइट होता है और कैसे पूरे के पूरे हाउस को बुक कर लिया जाता है। उसके बाद तमाम तरह की चीजें होती हैं। फाइनल रिमार्क धन्य भाई, ये मेल्ट डाउन क्या भविष्य में होने वाले और मेल्ट डाउन की केवल बानगी है, केवल शुरुआत है, क्योंकि भविष्य और इनके लिए कष्टदायी और दुखदायी होने वाला है, तो और आंसू निकलेंगे। नन्हे पहलवान, फाइनल रिमार्क। श्रीकांत भाई, मैं तो वही किस्सा सुनाऊंगा कि कबूतर जब बिल्ली के आगे पड़ जाता है ना तो आंख बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली नहीं है, और बिल्ली गर्दन दबोचती है और उनको खा जाती है। बॉलीवुड जितनी जल्दी इस सच्चाई को स्वीकार कर ले कि अब उनके द्वारा पोषित एजेंडा कोई नहीं देखेगा, उनकी दकियानूसी टाइगर जिंदा है और पठान जैसी फिल्में कोई नहीं देखेगा। पहले तो इन जितने ये तीनों खान है इनको ये मान लेना चाहिए तुम बुढ़े हो चुके हो, कुछ और काम धंधा कर लो, तुम्हारे बस का नहीं है। जितनी जल्दी इस रियलिटी को, जितनी जल्दी ज्योति जी, श्रीकांत भाई को ना एक्चुअली एक और शो पे जाना था, वो चले गए हैं, मैं माफी चाहूंगा। तो जितनी जल्दी इस रियलिटी को बॉलीवुड स्वीकार कर लेगा उतना, देखिए दर्द तो होगा। एक जमा जमाया बिजनेस मलाईदार जिसमें उन्होंने अरबों खरबों रुपए बनाए हैं, और हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, वो इनके हाथ से जब जाएगी इनकी रोजी रोटी ना, तो एक बार उनको थोड़ा दर्द होगा। जैसे नहीं मिमियाते हैं, जब कुत्ते की पूंछ दब जाए तो कुत्ता मिमियाता बहुत जोर से, तो अब ये इनकी पूंछ दब चुकी है और ये मिमिया रहे हैं। और होता है ना जब आदमी, मान लीजिए आपने कभी किसी को डूबते हुए देखा है, वीडियोस में देखा होगा, तो बॉडी और आदमी ना पूरा एक लास्ट राउंड जोर लगाता है कि शायद किनारे पे पहुंच ही जाऊं। तो बॉलीवुड एक्चुअली पिछले 2-3-4 सालों से वो आखिरी सांसें ले रहा है, वेंटिलेटर पे पहुंच चुका है। और ये जितने थे ना, देखिए मैं बताऊं, कुछ तो नेटफ्लिक्स खा गया, कुछ ये ओटीटीज खा गए हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने शायद आखिरी जो फिल्म देखी थी वो छिछोरे थी, वो हम भी पता नहीं, उतनी भी बकवास फिल्म हो नहीं सकती। मुझे एक लड़का बोला बड़ी फनी है, चल भाई, मैं कहा चल भाई, एक वो देखी थी। उसके बाद मैं अब जाके ये देख के आया हूँ धुरंधर। एक तो मैं अब मुझे वो 400 रुपए बेच सकते, मुझे था 400 में 3 ओटीटी आ जाएंगे भैया, सब कुछ अवेलेबल, एक हफ्ते बाद आ जाएगी। वो तो धुरंधर का इतना हाइप था ना, मैंने कहा ऐसी कौन सी फिल्म बना दी भैया। अच्छा सच बताइए ना, खोल के नहीं रख दिया पूरे पाकिस्तान को? बिल्कुल बच्चाबाजी, नहीं बच्चाबाजी, चाइल्ड मैरिज, इन ब्रीडिंग, क्या कुछ उस फिल्म में नहीं दिखाया। इन ब्रीडिंग और दिखा देते ना कि ये भी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, तो और मजा आ जाता। उन्होंने एक लाइन बोली है उसमें कि दुनिया भर में कहीं भी आतंकवाद होता है तो उसमें पाकिस्तान का हाथ होता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अच्छा पाकिस्तानी इस बात को जानता है। इंडिया में आपको याद है शुरू से एक बात फैलाई जाती रही है, इंडिया में अमीर अमीर है, गरीब गरीब होता जा रहा है। एक्चुअली ये पाकिस्तान के ऊपर लागू होती है कि पाकिस्तान में जो अमीर है वो बहुत अमीर हो रहा है भ्रष्टाचार करके, करप्शन करके, और जो गरीब है वो खाने के बगैर मर रहा है। एक पाकिस्तान का ना इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल है, वो दिखाया कि एक आदमी, वो ऐसे गांव का बैकग्राउंड दिखा रखा है और ओरिजिनल है, उसके 7-8 तो बच्चे हैं और बच्चों की एज होगी 4 साल से लेके 14 साल तक के, जिसमें 4-5 लड़कियां 4-5 लड़के हैं उसकी पत्नी कभी दिखती नहीं है और वो चूल्हे पे उनको खाना बना के रोटी दे रहा होता है और फटे हाली का जीवन उसने दिखा रखा है और सच्चाई दिखा रखी है। मोटी मोटी रोटियां बनाता है, टिक्कड़ इतने बड़े बड़े,
और सब्जी पता है कितनी सी होती है? हम्म अच्छा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अचार वचार खाने का कल्चर नहीं है। अगर हमारे घर पे किसी दिन सब्जी ना हो ना, तो मैं तो सिंपल रोटी के ऊपर मक्खन, मक्खन के ऊपर अचार और दबा के सूत दो, इससे बढ़िया कोई खाना नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान में गरीबी, तंगहाली, मैं बता रहा हूं, आज हिंदुस्तान में अगर कोई सच में काहिल है, काम करना नहीं चाहता, वो भूखा मर रहा है, उसको भी मोदी जी महीने का 40 किलो राशन दे रहे हैं। नहीं तो हाँ सत्य यह है ज्योति जी कि आज हिंदुस्तान में खाली पेट कोई नहीं सोता है। और नहीं, ये तो एक पाकिस्तान सर्वे की में आवाम, ये तो एक सर्वे में बताया गया है कि यहाँ अब कोई भूखा नहीं सोता। और ये एक बहुत बड़े शेफ हैं कुणाल, उन्होंने ही बोला जाके, उनको एक्चुअली जलील करने के लिए अमेरिकी पत्रकार ने पूछा था कि कैसा लगता है एक ऐसी कंट्री से आप शेफ बन के आ रहे हैं, मास्टर शेफ बन के आ रहे हैं, जहाँ पर जो है लोग भूखमरी के शिकार हैं। तो उसने बड़े गर्व से उत्तर दिया, कहता मैं वहां तो भूखमरी का शिकार कोई नहीं है, वहां तो आप किसी गुरुद्वारे में बैठ के खा लो, किसी मंदिर में जाके खा लो आप। यहाँ प्रॉब्लम है, मैं अमेरिका आया तो 2 रात भूखा सोया, तो वो बिल्कुल सन्न रह गया कि क्योंकि वहां पर ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है। कहते वहां आप किसी से कह दो मेरे को भूख लगी है, वो खिला देगा खाना। इसमें तो हमारे यहाँ तो कोई भूखा नहीं सोता, और ये बात सच है। आप साउथ में आके आज देखो, अम्मा कैंटीन चलती है, 5-5 रुपए में इडली मिल जा रही है, तो आदमी कहाँ भूखा सो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे यहाँ भूखा कोई नहीं सो रहा, भूखे वहां सो रहे हैं। और तब भी अगर उनके हाथ में पैसे होंगे तो वो हथियार खरीदेगा आदमी, अनाज नहीं खरीदेगा, इतनी बुद्धि भ्रष्ट है उनकी। मैं आपको बताऊं, मेरे पापा के एक बड़े क्लोज फ्रेंड थे और बड़ा अच्छा सेटल्ड बिजनेस था। लेकिन पंजाबियों का ना एक फितूर होता है कि यार एक बारी तक कनाडा जाके देखूंगा। वो कनाडा चले गए, उन्होंने जो कनाडा की सच्चाई हमें बताई ना, अमेरिका कनाडा दोनों वो 6-6 महीना रह के आए। उनके पास दोनों देशों के वीजे थे, वो कहते थे फिर कहीं ना कहीं मैं बच्चों के साथ सेटल हो जाऊंगा, और वापस आ गए। अब फिर इंडिया में अब कहते हैं जिंदगी में कान पकड़ते हैं, जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा, अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा। लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन कर रही हैं, लड़के ड्रग्स बेच रहे हैं। आज ये कनाडा अमेरिका की सच्चाई है स्टूडेंट्स की। 90% पंजाब, गुरुद्वारे में एक पराठा मिलता है, दूसरा पराठा नहीं ले सकते। चाय ऐसी मिलती है कि बस पी नहीं सकते। वो कहते हैं कि तो मैं गुरुद्वारे चला गया तो पराठा और चाय था, अगर लंगर लगा था, बोला खा लिया। कहता मेरे बगल में एक लड़की ने 2 पराठे उठा लिए, कहता सेवादार ने 1 पराठा वापस ले लिया था। और यहाँ हर गली में, हर मंदिर के बाहर भंडारा लगा रहता है सारा सा। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि आज भी 10, 20, 30, 40 रुपए में आपको भरपेट भोजन मिल जाएगा। मैं जहां रहता हूं, मेरे घर के एकदम बाहर एक रेस्टोरेंट है, ढाबा है छोटा सा एकदम। 60 रुपए में छोले चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल, और क्वांटिटी अनलिमिटेड है 60 रुपए में। रात को 100 रुपए में एक थाली देता है जिसमें 4 रोटियां, चावल, मिक्स वेज, दाल, अचार, रायता, पापड़, इस टाइप की चीजें। आज इससे सस्ता क्या हो सकता है? सही बात है। पाकिस्तान में आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर अफोर्ड नहीं कर सकते, ये भुखमरी का आलम है। वो जो घर में यूज करने के लिए हमारे आजकल जो गैस है, एलपीजी, अब हमारे यहाँ तो मैं देख रहा हूँ पाइपलाइन हर जगह, गाँव में पाइपलाइन आ गई। पाकिस्तान में प्लास्टिक की पन्नी देखी है आपने? उसमें ये गैस कैरी करते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कुछ दिन पहले, बहुत बुरा हाल है। मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा ये क्या, फिर मैंने ध्यान से देखा कि भैया ये घरेलू गैस है। ये हाल है पाकिस्तान का। फिर कहेंगे हम इंडिया से जंग करेंगे, हैं? अगर आज इनकी फॉरेन फंडिंग बंद हो जाए ना, इनको जो एड मिल जाती है वर्ल्ड बैंक से, इससे उससे, तो पाकिस्तान एक्चुअली कोलैप्स कर चुका है। कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं अभी कोलैप्स है, क्या ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, कोलैप्स हो चुका है। तो ज्योति जी आपने समझ लिया, इन सबको दिखाया गया है, काफी खुल के दिखाया गया डेविड हेडली को और इन सबको कि कैसे वो कंस्पायर कर रहे हैं बैठे। आई थिंक वही चुभा है इन लोगों को, सच क्यों दिखा दिया। ज्योति जी बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आदित्य दर भाई से हम कहेंगे भैया अगली बार जरा बच्चा बाजी के साथ साथ बाकी बाजी भी दिखा दो इनकी, और इनको खोल दो। और नहीं, और मैं बताऊं ज्योति जी, फिर भारत का लिबरांडू मीडिया ना, जो हिंदुओं को बुरा बोल रहा है ना, वो भी एक्सपोज हो रहा है। आरफा खानम शेरवानी बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है इस बार। लेकिन हमारी एक आदत है हिंदुओं की कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हम लोग को वो मेमोरी लॉस हमारा बहुत ज्यादा है। बाबा जी ये बात कहते हैं कि राम मंदिर जैसा आंदोलन के बाद कहता है कल्याण सिंह की सरकार गिरा दी थी। ये हिंदू हमारा है, लेकिन आगे से बहुत जागृत हुआ है, आगे से जगह है। और वही बात है योगी जी वाली, भैया बटोगे तो कटोगे। श्रीकांत भाई वापस एंटर कर गए हैं। श्रीकांत भाई चलिए, ज्योति जी बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम।